गिरावट का निवेशकों ने जमकर फायदा उठाया है। एमफी के डेटा के मुताबिक जून में म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स में निवेश 26% बढ़ा है। वहीं एक महीने गिरने के बाद एसआईपी में फिर से बढ़त दर्ज की गई है। जून में निवेशकों ने कहां लगाया है दाव, म्यूचुअल फंड्स के डेटा को डिटेल में समझा रहे हैं आशीष वर्मा। बेसब्री से अंबर का इंतजार रहता और एम्फी ने जून मंथ का डेटा साझा कर दिया है और ऐसा कह सकते हैं जमकर पैसा लगाया गया है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंतजार होता है और सबसे बाद में नंबर आता है एसआईपी का, वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 31,781 करोड़ रुपीस जून मंथ का एसआईपी नंबर, मंथ ऑन मंथ 3.25% का जंप। और ये एसआईपी इनफ्लोज 3 मंथ के हाईस पे आके खड़े हुए आपको नजर आएंगे। इक्विटी इनफ्लोज उसमें मंथ ऑन मंथ 26% का जंप देखने को मिलेगा। और वैसे ये भी ध्यान रखिएगा एक बहुत छोटे बेस से ये परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि 2026 का सबसे कमजोर आंकड़ा था पिछले महीने मई का, उससे बाउंस बैक करते हुए आपको इक्विटी के इनफ्लोज नजर आएंगे। और इसी इक्विटी इनफ्लोज का ब्रेकअप, यानी कि वो पैसा गया कहां, वो दिखा देता हूं। लार्ज, वैसे सारी कैटेगरीज में एक अच्छा जंप है। लार्ज कैप्स में 30% का उछाल, मिड कैप में 39% का और स्मॉल कैप 13% का मंथ ऑन मंथ जंप दिखा रहा है। और इस बार का कैटेगरी लीडर कह लीजिए आप, 6,090 करोड़ के इनफ्लोज के साथ मिड कैप्स आपको नजर आएंगे। इवन गोल्ड ईटीएफ, लास्ट मंथ हम लोग कह रहे थे आउटफ्लोज हुए थे, पैसा निकला था तकरीबन 725 करोड़ रुपए का, वो भी बाउंस बैक होते हुए 3,440 करोड़ रुपए के आसपास गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लोज नजर आएंगे। और कुल इंडस्ट्री के एयूएम्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मंथ ऑन मंथ 3/4% बढ़ते हुए। अब इतने अच्छे इक्विटी फ्लोज के बाद ये मीनिंगफुली क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो ध्यान रखिए, क्योंकि डेब्ट फंड में बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट मंथ आउटफ्लोज हैं। और इस बार तो खैर वो क्वार्टर एंड भी था, तो आई एम श्योर लिक्विड फंड से पैसा निकाला होगा कॉर्पोरेट्स ने, वो एक रीजन है। खैर जो भी है, नंबर्स देख के आप ये कह सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं मार्केट वोलेटिलिटी को, और उनकी वो स्ट्रक्चरल कहते हैं ना रेजिलियंस, वो कंटिन्यू करते हुए कमेंडेबल नंबर्स है। चलिए अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल रहा। सेंसेक्स और निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें तो इसमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। मार्केट का पूरा अपडेट बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे, और काफ़ी अच्छा रहा फ्राइडे का सेशन मार्केट के लिए। मार्केट्स में कल के मुकाबले आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज मार्केट ने अपने गेन्स को होल्ड किया। निफ्टी ने 24,200 का लेवल जो है वो क्रॉस किया। 20 डीएमए, 50 डीएमए और 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर करीब 1% की बढ़त के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक में और भी ज़्यादा अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, और क्लोजिंग में देखिए तो यहाँ पर करीब 800 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप आज रिकॉर्ड हाई बनाया है इसने और काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है। इसके अलावा स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो सबसे पहले इंडिया विक्स, यहाँ पर एक कूल ऑफ देखने को मिला, जिससे पूरे मार्केट को सपोर्ट मिला। और आईटी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम नजर आया, करीब 2% की तेज़ी देखने को मिली। टीसीएस के नतीजे जो है वो अनुमान से अच्छे रहे हैं और काफ़ी अच्छा नतीजों की उम्मीद की जा रही है इस बार आईटी से, तो सारे ही काउंटर्स आज फोकस में रहे। एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सारे ही जो इंडेक्स है वो हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, पीएसयू बैंक, मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, सारे ही इंडेक्स में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। जियो फाइनेंशियल, यहाँ पर 4% के अच्छे मूव्स देखने को मिले। एचडीएफसी लाइफ, अदानी एंटरप्राइजेज, एसबीआई लाइफ, सारी ही जगह अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। लेकिन निफ्टी को ड्रैग करने की कोशिश किसने की, यानी निफ्टी 50 के लूजर्स कौन रहे? आज डॉक्टर रेड्डीज लगातार दूसरे दिन यहाँ पर टॉप लूजर बना। जो इनकी एक दवा को लेकर कंसर्न चल रहे हैं, वहां से यहाँ पर लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। और इटर्नल, भारतीय एयरटेल, ये सारे काउंटर्स में भी जो अच्छी खासी तेजी थी वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होती हुई नजर आई। इसके अलावा एक और जो फोकस में रहे वो थे आईटी शेयर्स। ये सारे काउंटर्स हैं जिनसे अच्छी खासी तेजी देखी गई। इसके अलावा ज्वेलरी शेयरों में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा गया, और ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा गेंस जो है वो देखा गया। तो ये था आज के पूरे मार्केट का मूड माहौल।
चलिए इसी के साथ आपको बता दें, मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी ने बाजार पर चर्चा करते हुए कहा है कि क्वालिटी लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स के मौके हैं। अमेरिका और यूरोप में स्मॉल कैप मिड कैप 30 साल के डिस्काउंट पर है। स्मॉल एंड मिड कैप्स इन यूरोप एंड अमेरिका करीबन 30 ईयर डिस्काउंट पे है। 30 ईयर का हाईएस्ट डिस्काउंट है बिटवीन स्मॉल एंड मिड कैप्स इन यूरोप एंड अमेरिका और वहां का लार्ज कैप। और अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे यूरोप अमेरिका में स्मॉल एंड मिड कैप्स का अर्निंग्स ग्रोथ डॉलर में बात कर रहा हूँ 16-17% दिख रहा है। वैल्यूएशन 15-16 पी है। सो मिड कैप्स एडवांस्ड मार्केट्स में, डेवलप्ड मार्केट्स में, और हमारे देश में क्वालिटी लार्ज कैप्स मिड कैप्स, ये तो मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। खतरे की घंटी बज रही है मैक्स 7 के लिए, वहाँ वैल्यूएशन मुझे स्ट्रेच लग रहा है। और बैक इन इंडिया आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे 30-40 पी पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। अंडरलाइंग ईपीएस ग्रोथ उतनी नहीं है। टीसीएस के पहली तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। नतीजों के बाद सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कंपनी के सीएफओ समीर सेकसरिया ने कहा कि लगातार चौथी तिमाही अच्छी ग्रोथ में रही है। हमारा ये तिमाही में 4th क्वार्टर ऑफ कंसेक्यूटिव ग्रोथ रहा है। अगर डील वैल्यूज़ देखें तो 9.5 बिलियन की डील वैल्यूज़ रही है। उसमें एक मेगा डील रही है जो हमने एसकेएफ करके यूरोपियन कंपनी है उसके साथ शेयर साइन की है। ये नेट न्यू मेगा डील है जिससे ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 7 years विल गेट अबाउट 800 मिलियन। एआई रेवेन्यू जो आरती ज़्यादा बात भी करेंगे हैज़ बीन एट $2.6 billion and that has been increasing. Last quarter annualized revenue 2.3 billion थे and overall traction अच्छा दिख रहा है in terms of large AI deals as well as transformational deals. चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। देश में नकली दवाओं की सप्लाई रोकने के लिए सरकार नया रेगुलेटरी सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दवाओं के प्रिंटेड पैकेजिंग बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनियों और सप्लायर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसको मैंडेटरी किया जा सकता है। और क्या मकसद है इसके पीछे, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दवाओं के रैपर, बॉक्स, लेबल या फिर पैकेजिंग का गलत इस्तेमाल किया जाता है नकली दवाओं को लेकर, उस पर रोक लगाना सरकार का मकसद है। इसके लिए खास तौर पर जो डीसीसी है यानी कि ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, उसने ये सिफारिश की है कि जो दवा पैकेजिंग बनाने वाली कंपनियां हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए। और अगर ये आगे कदम उठाया जाता है तो इसके लिए ड्रग्स रूल 1945 में संशोधन करने की संभावना रहेगी। जिस तरह से एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नकली दवा से जान को भी खतरा हो सकता है। और अभी जो सवाल उठता है वो क्यूआर कोड या बार कोड का उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी टॉप 300 दवाओं पर क्यूआर और 2D बार कोड मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके अगर पैकेजिंग नकली होती है तो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को खत्म करने की तैयारी सरकार की तरफ से फिलहाल की जा रही है। इसके अलावा एक और अहम खबर आपको बता दें, 12% से ज़्यादा अल्कोहल वाली दवाओं पर सरकार ने अपने नियम अब सख्त कर दिए हैं और अब ये दवाएं सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेंगी और मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी किया जाएगा। खासतौर पर वो मेडिसिन जिसमें 12% से ज़्यादा एथिल अल्कोहल होता है, ये जो नया नियम है उन दवाओं पर लागू होगा। और इसके अलावा 30 ml से बड़ी बॉटल वाली दवा पर भी नए नियम को लागू किया जाएगा। इस नियम के बाद बड़ा बदलाव यही होगा कि इस तरह की दवाएं बिना लाइसेंस से ना ही बनाई जा सकेंगी ना ही बेची जा सकेगी, क्योंकि अब इन्हें शेड्यूल H1 में रखा गया है, यानी कि ओवर द काउंटर जाकर आप इस तरह की दवाएं नहीं ले पाएंगे। और जिन भी मेडिकल स्टोर्स में इन दवाओं की बिक्री हो रही है उन्हें इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कई इस तरह की दवाएं हैं जो शेड्यूल के तहत आती हैं जिसमें लाइसेंस में छूट दी जाती है और कुछ दवाओं में तो 80 से 90% तक अल्कोहल होता है। और सरकार को ये मानना है कि इन दवाओं का नशे के लिए गलत इस्तेमाल हो रहा था। इसी वजह से ये एक बड़ा बदलाव किया गया है और अगले 6 महीने में इस नियम को लागू भी कर दिया जाएगा।
चले बढ़ते आगे और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर सरकार की निगरानी लगातार बनी हुई है। इसी बीच मेटा ने इस मामले में अपना जवाब आईटी मंत्रालय को सौंप दिया है। फिलहाल मंत्रालय इस जवाब की समीक्षा कर रहा है। हालांकि सरकार को अभी भी टेलीग्राम और सिग्नल के जवाब का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। 29 जून को व्हाट्सएप ने अपने एक नए फीचर के लॉन्च की घोषणा की थी। इस फीचर के तहत मोबाइल नंबर की बजाय लोग यूजर नेम का इस्तेमाल चैट के लिए कर सकते थे, लेकिन इसके लॉन्च होते ही एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर काफी सारे सवाल उठाए। उनका कहना था कि इस फीचर का इस्तेमाल साइबर क्राइम और फ्रॉड करने के लिए हो सकता है। तो उसके बाद जो आईटी मंत्रालय है उसने व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी मेटा है उसको नोटिस भेजा और उस पर जवाब मांगा और कहा कि जब तक इस मामले में कंसल्टेशन पूरा नहीं हो जाता आप इस फीचर को होल्ड कर दीजिए। उसके बाद जो सरकार है उसने इसके साथ साथ जो दूसरे मैसेंजर ऐप हैं, जो टेलीग्राम है, सिग्नल है, उनको भी नोटिस भेजा और उनसे कहा कि आप इसके ऊपर जवाब दीजिए, क्यों आप इस यूजर नेम फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ने अब सरकार के जो नोटिस है उसका जवाब दे दिया है और सरकार इसको पूरी तरह से एग्जामिन कर रही है। हालांकि अभी भी सरकार के पास जो टेलीग्राम है और सिग्नल है उसका जवाब अभी नहीं आया है। तो उसे एक बार सब सारी कंपनियां सरकार को जवाब दे देती है तो सरकार उसके बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी। तीनों कंपनियों के ऊपर किस तरह से कंपनियां यूजर नेम फीचर को लेकर के आगे बढ़ सकती है, सरकार उसकी दिशा आगे तय करेगी। एमएसएमई सेक्टर की फंडिंग और वर्किंग कैपिटल की दिक्कत अब दूर होगी, क्योंकि अब सभी कंपनियां ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के जरिए ही पेमेंट करेंगी। खासतौर पर सरकारी कंपनियों की अगर बात की जाए तो इस साल वित्त मंत्री ने बजट में इसका ऐलान किया था, जिसके बाद अब इसे लागू किया जाएगा। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, एमएसएमई सेक्टर के वर्किंग कैपिटल और फंडिंग की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यानी कि सीपीएसईज होंगी, वो जितना भी एमएसएमईज को पेमेंट होगा उसका भुगतान ट्रेड्स पोर्टल के जरिए ही करेंगी। आपको पता है कि ट्रेड्स पोर्टल जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त होते हैं, अगर उनके जरिए कोई भी इनवॉइस जनरेट होता है तो एमएसएमई कंपनियां आसानी से उसके एवज में बैंकों और एनबीएफसी से कर्ज ले सकती हैं, और वो भी उन्हें कर्ज कोलेटरल फ्री और सस्ते दरों पर मिल सकता है। लिहाजा ये एमएसएमईज के लिए बड़ा फायदा हो सकता है, बहुत राहत की बात हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो भी सीपीएसईज यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती थी उनकी तरफ से पेमेंट को लेकर बहुत देरी होती थी। सरकार ने इसे लेकर कई बार कदम भी उठाया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि अब सीपीएसईज जितनी होंगी उन्हें जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त ट्रेड्स हैं उन पोर्टल के जरिए ही एमएसएमई को पेमेंट करना पड़ेगा। इसका फैसला सरकार ने जो एमएसएमईज की पेमेंट को देरी को देखते हुए बजट में उठाया था। बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि वो ट्रेड्स को मैंडेटरी करेंगी। इससे जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करीब 8 करोड़ 70 लाख एमएसएमईज हैं उनको फायदा होगा, और खासतौर से जो उनके साथ जो कैपिटल क्रंच या वर्किंग कैपिटल की दिक्कत होती है उस समस्या का निदान आसानी से हो सकेगा। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, देश में जितने पायलटों की जरूरत होने वाली है उतने देश के अंदर ट्रेन करना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग न सिर्फ खर्चीला है बल्कि काफी सीमित भी है। आने वाले समय में एयरलाइंस अपने फ्लीट में सैकड़ों नए विमान शामिल करेंगी, जिससे पायलटों की मांग और भी बढ़ेगी। लेकिन पायलट आएंगे कहां से? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में पायलट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी है। पूरी योजना बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, जो अनुमान है अगले कुछ सालों में देश को लगभग 30,000 से ज़्यादा पायलट्स की ज़रूरत होने जा रही है। अलग अलग एयरलाइंस ने लगभग 1700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पायलट्स की ज़रूरत को पूरा करना फिलहाल देश में जो मौजूद फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए संभव नहीं है। अधिकतर लोग जो निर्भर रहते हैं फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए वो देश के बाहर जाते हैं, और खर्चीला भी काफ़ी है। ये आमतौर पर 70 लाख से 90 लाख का खर्च सिर्फ आपको पायलट लाइसेंस के लिए लग जाता है। तो देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पायलट ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए विमानन मंत्रालय ने खासतौर पे एआई को यह जिम्मेदारी दी है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। इसके लिए दो चीज़ें काफ़ी खास हैं। एक है फुल फ्लाइट सिमुलेटर, ये काफ़ी खर्चीला होता है। आमतौर पे कुछ एयरलाइंस के पास ये है, कुछ 1-2 फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन देश में ये अभी भी काफ़ी कम है। तो इसके लिए एआई ने टेंडर निकाला है, और साथ ही टाइप रेटिंग टेस्टिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए अभी जो है वो टेंडर निकाला गया है। एयरपोर्ट्स के साथ साथ ये इन फैसिलिटीज़ को तैयार करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि एआई सीधे ट्रेनिंग देगी, बल्कि बाद में एयरलाइंस के साथ या एफटीओज़ के साथ इस तरह के समझौते किए जा सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार होगा। इसकी तैयारी की
की जा रही है, जिससे कि देश के अंदर ही जो लोग हैं वो क्वालिटी पायलट ट्रेनिंग ले सकें, वो भी काफ़ी कम खर्च में ऐसा कर सकें। इसके लिए कुछ जो शुरुआती जिन एयरपोर्ट्स को पहचान की गई है उसमें वाराणसी एक है, बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी भी पहचान की जा रही है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि देश के अंदर इस तरह की फैसिलिटी डेवलप की जा सके जिससे कि जो भारत के छात्र हैं उनको पायलट ट्रेनिंग के लिए विदेश ना जाना पड़े। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या बाजार में नए बुल रन की शुरुआत हो चुकी है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। बेफिक्र बाजार शाम 7:57 पर जरूर देखें। ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग यानी BBL का ओपनिंग मैच भारत में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पहली बार अपनी बिग बैश लीग भारत ला रहा है। इस साल 12 दिसंबर को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेट्स और पर्थ स्क्वॉचर्स के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाएगा। और आपको बता दें, पहली बार होगा जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच भारत में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर इसकी घोषणा की। पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। दोनों पीएम ने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च किया, जिसके तहत खेल, विज्ञान, बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी, व्यापार, पर्यटन और निवेश जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री अल्बनीजी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड की, जिसकी जांच में लगातार नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ दान गणना की पूरी व्यवस्था बदल दी जा चुकी है, वहीं दूसरी नियमावली लागू होने के बीच 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जब जांच आगे बढ़ी तब ये भी पता लगा कि चोरी की मनी ट्रेल की कहानी भी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में चोरी की रकम के शेयर बाजार में निवेश और ब्याज पर चलाने जैसे पहलू भी सामने आए हैं। इसी कड़ी में रिश्तेदारों के बैंक खातों की जांच तेज कर दी गई है और कई खाते हैं जिन्हें फ्रीज भी किया गया है। इस मामले में पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता अमित सिंह। अयोध्या पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन परत दर परत आगे बढ़ रहा है उससे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा एक आरोपी और उसका जो साथी अविनाश है, उन दोनों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की रिमांड के दौरान, तो मालूम चला कि इन्होंने जो चंदा चोरी से जो पैसा चोरी की थी उसका इन्वेस्टमेंट टैक्स से बचाने के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने आसपास के इलाकों में जो कुछ लोग थे उन्हें इंटरेस्ट पर पैसे भी दिए थे। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस को कुछ जरूरी दस्तावेज भी मिले हैं, जैसे कि एक दस्तावेज है प्रॉपर्टी के पेपर्स। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो एक 6.7 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी गई है, इसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ज्वेलरी भी बरामद किए गए हैं। तो अयोध्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है, परत दर परत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं एसआईटी भी अपने अंतिम दौर में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो 23 कर्मचारी थे राम मंदिर के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सामूहिक रेजिग्नेशन दिया है। उनका कहना है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। दरअसल काउंटिंग पहले 2 शिफ्टों में हुआ करती थी, लेकिन अब एक शिफ्ट में होगी, जो नए नियम के मुताबिक सुबह 8
बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये काउंटिंग होगी और ऐसे में ये जो 23 कर्मचारी हैं उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है। तो बहरहाल फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट का कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में जो सामूहिक इस्तीफा दिया गया है कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन काउंटिंग प्रोसेस में बदलाव किए गए हैं और सख्ती के साथ नियम लागू किए जा रहे हैं, सीसीटीवी से लैस किए जा रहे हैं हर तरफ, और जो लोग काउंटिंग करने के लिए जाएंगे वो जो ड्रेस पहनेंगे उसमें कोई पॉकेट नहीं होगा। जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026 और नए स्टार्टअप मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्टार्टअप्स के मासिक भत्ते से लेकर सीड फंडिंग तक को बढ़ाया गया है। क्या है यूपी की नई स्टार्टअप पॉलिसी में, जानने के लिए देखिए कमलेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। लखनऊ के पास छोटे से गांव बुलबुलपुर में 10,000 रुपए की छोटी सी लागत से अंजलि सिंह ने अकेले ही जूट फॉर लाइफ का एक स्टार्टअप शुरू किया था, जो अब 5 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। इस सफर में अंजलि ने अपने साथ 250 महिलाओं को रोजगार का मौका भी दिया। यूपी में ऐसे ही स्टार्टअप्स के लिए माहौल बनाने के मकसद से यूपी सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है। 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और इसको बेहतर कार्य करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा। नई नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती भत्ते को 17,500 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है और ये रकम अब 1 साल की बजाय 2 साल तक मिलेगी। इसी तरह प्रोटोटाइप अनुदान 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, सीड फंडिंग 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में इसे 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही स्वतंत्र स्टार्टअप मिशन का गठन किया गया है, जिसकी कमान मुख्य सचिव के पास होगी। इसमें प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक क्लाउड रिम्बर्समेंट और 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड भी रखा गया है। एआई और डीप टेक जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जूट फॉर लाइफ जैसे स्टार्टअप को सफलता तक पहुंचाने वाली अंजलि मानती हैं कि यूपी सरकार की नई स्टार्टअप नीति छोटे उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा स्टार्टअप्स को शुरू करने वाले युवाओं के लिए। सारा इसमें सीड फंडिंग, प्रोटोटाइप फंडिंग को डबल कर दिया गया है। 5 से 10 लाख रुपए, 7.5 से 15 लाख रुपए सीधे। सीईओ भी अपॉइंट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी और स्टार्टअप्स को बहुत आसानी होगी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। स्टार्टअप नीति राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य से सीधे जुड़ी हुई है। 2030 के लिए निर्धारित इस लक्ष्य में योगी सरकार स्टार्टअप्स की अहम भूमिका देख रही है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। चलिए अब खबरें आपको दिखाते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। फीफा के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। टीम ने लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले आपको बता दें, फ्रांस 2018 और 2022 के फाइनल में पहुंची थी। कप्तान एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने गोल दागकर टीम को जीत दिलाई और अब अगला क्वार्टर फाइनल मैच स्पेन और बेल्जियम के बीच आज रात 12:30 बजे होगा। फ्रांस की जीत के बाद पेरिस में खूब जश्न मनाया गया। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप से मोरक्को के बाहर होने के बाद लंदन में मोरक्को समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। कई जगहों पर फैंस ने सड़क पर हंगामा किया। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई भी की और कई लोगों को हिरासत में लिया। और अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। डायबिटीज मरीजों को अब रोजाना इंसुलिन इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, क्योंकि भारत में लॉन्च हुआ है एक नया इंसुलिन जिसकी सिर्फ हफ्ते में एक बार डोज लेनी होगी। तो क्या है ये नया इंसुलिन इंजेक्शन और ये कैसे काम करता है, किन मरीजों के लिए है और इसे कैसे इस्तेमाल करना होगा, हर जरूरी सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज शाम 5:57 में सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।